नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। न्यूज पंच की करेंगे शुरुआत, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अमेजन के सीईओ ने सेवा तीर्थ पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। Prime Minister's vision over the last 12 years is just remarkable, and you can see it in the development of the country and um, how important the country is in almost every aspect around the world. And when I have the good fortune to spend time with him, he has so many ideas for how to continue to make the country better on every dimension that it's very noteworthy, it's very remarkable, and it's impressive. We've invested $40 billion in India since the year 2010. And then at the end of last year, we announced that we were going to invest another $35 billion in India between 2026 and 2030. And we just announced today that we're going to increase that amount from $35 billion to an incremental $48 billion of investment between 2026 and 2030. And a fair amount of our investment is in our marketplace business, but the incremental $13 billion we announced today is focused on cloud and AI. India is becoming such a significant cloud and AI hub around the world, and we have so much demand here that we're continuing to invest in the country on the cloud side and the AI side as well. We've accounted for roughly 2.8 million direct and indirect jobs in the country, as of 2024, and we're hoping to make that number more like 3.8 million by the end of 2030. तो अमेजन के सीईओ को अभी आप सुन रहे थे, एंडी जेसी, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है, सेवा तीर्थ पहुंचे हैं और इस मौके पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप की सराहना की है और इसके साथ साथ उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए क्या कुछ कहा है वो आपको दिखाते हैं। तो एंडी जेसी, जो कि अमेजन के सीईओ हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है और उन्होंने भारत में निवेश करने की बात को भी यहाँ पर जिक्र किया है। 2030 का जिक्र किया है उन्होंने और उन्होंने कहा कि 3.8 मिलियन जो जॉब्स हैं, इसके साथ साथ $80 बिलियन का जो एक्सपोर्ट है उसका जिक्र उन्होंने किया है। गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स जो हैं उनका जिक्र यहाँ पर उन्होंने किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए उन्होंने 2026-2030 के दौरान भारत में $48 मिलियन का निवेश करने की अमेजन की योजना के बारे में भी प्रधानमंत्री को बताया है और उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से ये सभी बातों का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि अमेजन ने 2030 तक भारत में किस तरह से कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार के लिए कितने अरब डॉलर के निवेश करने को शामिल किया है। 2030 का जिक्र किया और बताया कि कितने लाख रोजगार के सहयोग में अमेजन भारत के साथ है। कारोबारियों तक एआई के लाभ पहुंचाने का जिक्र किया और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अमेजन के सीईओ ने मुलाकात की है। सेवा तीर्थ पहुंचे अमेजन के सीईओ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप की उन्होंने सराहना की। साथ ही साथ विकसित और आत्मनिर्भर भारत के विजन से वो प्रेरित हैं, इस बात का जिक्र भी उन्होंने किया। भारत की विकास यात्रा में लंबे समय तक पार्टनर बने रहने की प्रतिबद्धता भी उन्होंने यहां पर जताई है। उन्होंने 2026 से 2030 के दौरान भारत में $48 बिलियन के निवेश करने की अमेजन की जो योजना है उसके बारे में विस्तार से बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और इसके साथ साथ 2030 तक भारत में एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने और उसे सपोर्ट यानी कि उसे सहायता सहयोग करने के लिए $13 बिलियन का निवेश करने की बात भी यहां पर कही है। अमेजन ने 2030 तक 38 लाख से ज्यादा नौकरियों को सपोर्ट करने, सहयोग करने और साथ ही साथ 1.5 करोड़ छोटे छोटे जो व्यवसाय हैं उसके साथ साथ 40 लाख सरकारी स्कूलों के छात्रों तक एआई के फायदे पहुंचाने का वादा भी किया है। तो तस्वीरों के माध्यम से आपको बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए अमेजन के सीईओ पहुंचे सेवा तीर्थ। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, उसके बाद में उन्होंने अपनी बात का जिक्र किया, उन्होंने क्या कुछ कहा वो बताया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से उन्होंने अपनी बात का जिक्र किया है और समस्त देशवासियों के सामने अपनी बात रखी।
और आइए अब करते हैं न्यूज़ पंच की शुरुआत और आपको बताते हैं टॉप लाइंस के जरिए कि इस न्यूज़ पंच में क्या कुछ रहने वाली हैं हमारी अहम खबरें। तो आपको बता दें कि टॉप लाइंस में सबसे पहले हम बात करेंगे बैकफुट पर राहुल और 8 साल बाद जताया खेद। विस्तार से आपको बताएंगे कि राहुल गांधी किस तरह से एक बार फिर अपने ही बयान में घिरते और फंसते हुए नजर आए। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के उन्होंने खेद भी व्यक्त किया है। इसके अलावा जो हमारी अगली खबर होगी न्यूज़ पंच में वो होगी इमरजेंसी से जुड़ी हुई संविधान पर सीधा हमला। जी हाँ, आपको बताएंगे इस पूरी खबर के बारे में विस्तार के साथ। इसके अलावा एक और खबर जो न्यूज़ पंच में हमारी रहने वाली है वो होगी इजी कनेक्ट से जुड़ी हुई, क्योंकि इजी कनेक्ट और यात्रा होने वाली है आपकी पूरी तरह से परफेक्ट। हम किस यात्रा की बात कर रहे हैं, किस कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, आपको सब कुछ बताएंगे विस्तार के साथ। तो चलिए न्यूज़ पंच की करते हैं शुरुआत और सबसे पहले बात राहुल गांधी द्वारा प्रकट किए गए खेद से जुड़ी हुई खबर की करते हैं। तो राहुल गांधी अक्सर अपने ही बयानों में घिरते हैं और ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह से जुड़ा हुआ है। दरअसल 2018 में मध्य प्रदेश चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने पनामा पेपर्स लीक प्रकरण में कार्तिकेय सिंह का नाम लिया था, जिस पर आपत्ति लेते हुए कार्तिकेय सिंह ने अदालत का दरवाजा खटखटाया और राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का परिवाद दायर किया। अब अपने ही बयान पर राहुल गांधी की ओर से खेद जताया गया है। इस पूरे मामले में विस्तार से करेंगे अपने संवाददाता से बात, लेकिन उससे पहले एक नजर विवादित बयान के यू टर्न पर। तो आपको बता दें कि राहुल गांधी एक बार फिर घिरते हुए नजर आए हैं। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के उन्होंने खेद प्रकट किया है और यू टर्न लेते हुए भी वो नजर आए हैं। राहुल गांधी ने हाईकोर्ट में लिखित बयान पेश किया है। गलती से लिया गया कार्तिकेय का नाम, ये बात इस खेद जो प्रकट किया गया है उसमें जिक्र है। बयान कार्तिकेय के संदर्भ में नहीं था, ये भी कहा गया है। अब शिकायतकर्ता के जवाब का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि राहुल गांधी का कहना है कि गलतफहमी को विवाद की वजह वो बता रहे हैं कि कोई कंफ्यूजन हुआ था, कोई गलतफहमी हुई थी जिसकी वजह से ये पूरा मामला गरमाया था। हालांकि उनकी ऐसी मंशा नहीं थी। अब ये यू टर्न लेते हुए राहुल गांधी यहां पर नजर आते हैं और उन्होंने अपना हाईकोर्ट में लिखित बयान भी प्रस्तुत किया है। बयान कार्तिकेय के संदर्भ में नहीं था। इस लिखित बयान में ये बात कही गई है, जो खेद प्रकट किया गया है उसमें उन्होंने ये बात का जिक्र किया। साथ ही साथ उन्होंने कंफ्यूजन का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि गलतफहमी को विवाद की वजह बताया है और कहा है कि कोई कंफ्यूजन की स्थिति थी, कोई भ्रम की स्थिति थी और उसकी वजह से ये पूरा की पूरा मामला गरमाया। हालांकि विवादित बयान पर किस तरह से यू टर्न लिया है राहुल गांधी ने, वो भी आपको बताते हैं, क्योंकि ये पूरा मामला जो है वो साल 2018 से जुड़ा हुआ है। विवादित बयान देना हर बार राहुल गांधी को महंगा पड़ता है और उसी तरह का ये एक और मामला है। ये कोई पहला मामला नहीं है। राहुल गांधी हर बार गिरते हुए नजर आते हैं। वो किस तरह की टिप्पणी करते हैं अलग अलग मंचों के माध्यम से, लेकिन जब वो घिरते हैं तो फिर कई बार हमने उनको खेद प्रकट करते हुए भी देखा है। इसी तरह का ये मामला यहाँ पर नजर आ रहा है। पनामा पेपर्स मामले में उन्होंने कार्तिकेय का नाम लिया था। हालांकि अब जब ये मामला कोर्ट में पहुंचा तो उसके बाद उन्होंने खेद प्रकट किया है। कार्तिकेय चौहान का उन्होंने इस पूरे मामले में नाम लिया था। आपको बता दें कि कार्तिकेय चौहान जो कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और हाल ही में जो केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं उनके बेटे हैं। और अब शिकायतकर्ता के जवाब का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि मानहानि से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है और फिर सुर्खियों में मानहानि का ये पूरा मामला है। 2018 में हुई थी इस पूरे विवाद की शुरुआत। झाबुआ की याद आपको दिलाते हैं। उस समय मध्य प्रदेश के झाबुआ में एक चुनावी रैली का आयोजन किया जा रहा था और इस चुनावी रैली में ही राहुल गांधी ने अपना बयान दिया था। बयान था पनामा पेपर्स लीक मामले से जुड़ा हुआ। इस पूरे मामले में उन्होंने कार्तिकेय सिंह का जिक्र किया था और कार्तिकेय का नाम लिया था। अब यहीं से ये पूरा की पूरा मामला गरमाया। पनामा पेपर्स मामले का जिक्र जब उन्होंने किया राहुल गांधी ने, तो फिर कार्तिकेय ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर के आपत्ति दर्ज कराई। आपत्ति उन्होंने अपनी छवि धूमिल करने को लेकर के उठाई और साथ ही साथ उन्होंने ये दावा भी किया कि मेरी प्रतिष्ठा पर ये गहरा आघात है। और ये पूरा मामला भोपाल कोर्ट में पहुंचा। यहाँ पर मुकदमा दायर किया गया, सुनवाई हुई, तारीखें लगी और आखिर में हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी अब यू टर्न लेते हुए नजर आ रहे हैं और उन्होंने कोर्ट में खेद प्रकट करने के अपने दस्तावेज जमा किए हैं। अब भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने इस पूरे मामले को लेकर के राहुल गांधी पर ही हमला बोला है। क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं। राहुल गांधी एलओपी का मतलब समझते हैं लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा, नॉट लीडर ऑफ ऑपोजिशन। इसलिए आरोप लगाना, हिट एंड रन करके भाग जाना, ये उनकी फितरत बन चुकी है। अब जो आरोप उन्होंने शिवराज सिंह चौहान के सुपुत्र कार्तिकेय चौहान पे लगाए,
हाई कोर्ट में जाके उन्होंने माफ़ी मांगी, रिग्रेट कर दिया कि मैंने गलत आरोप लगाया पैनामा पेपर्स का। इसी प्रकार से उन्होंने सावरकर जी के विषय में अनाप शनाप बोला, कोर्ट में माफ़ी मांगनी पड़ी। आरएसएस के विषय में अनाप शनाप बोला, कोर्ट में माफ़ी मांगनी पड़ी। रफाल पर झूठ बोला, सुप्रीम कोर्ट ने फैक्ट चेक किया। भारत की सेना के बारे में झूठ फैलाया और फिर उनको सुप्रीम कोर्ट ने चैस्टाइज किया, कहा कि कोई भारतीय ऐसे बात नहीं करता। तो शहजाद पूनावाला को अभी आप सुन रहे थे, जो कि वो भी जिक्र इसी बात का कर रहे थे, क्योंकि पहला मामला नहीं है कि राहुल गांधी ने इस तरह की विवादित टिप्पणी की हो। कई बार ऐसा हुआ है कि वो अपने विवादित बयान देते हैं, हालांकि उसके बाद में वो यू टर्न लेते हुए भी नजर आते हैं। इस पूरी खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे विशेष सहयोगी आदित्य श्रीवास्तव। उनसे पूरे मामले को समझने की कोशिश करते हैं। आदित्य, राहुल गांधी हर बार बयान देते हैं फिर घिरते हुए नजर आते हैं। अब ये 2018 का जो मामला, इसको समझना चाहेंगे कि उन्होंने तो खेद प्रकट किया है, लेकिन अभी एक और पक्ष की तरफ से अपनी बात रखनी बाकी है। थे मध्य प्रदेश में और ताबड़तोड़ रैलियां जो है वो दोनों ही पक्ष बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से चल रही थी और राहुल गांधी कुछ ज्यादा ही एग्रेसिव हो रहे थे उस समय। और तमाम जो उस समय की शिवराज सरकार थी और तमाम उनकी सरकार के जो कामकाज थे उस पर सवाल उठा रहे थे और व्यक्तिगत हो रहे थे कई चीजों को लेकर। और ये व्यक्तिगत होना उनको भारी पड़ रहा है क्योंकि शिवराज सिंह चौहान के बेटे जो उस समय राजनीति में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं थे, 2018 के समय की अगर बात की जाए तो पनामा पेपर लीक्स में उनका नाम के संदर्भ में उनका नाम भी जिक्र किया था राहुल गांधी ने। और उसी को लेकर जो है ये पूरा मामला बढ़ा। एमपी एमएलए कोर्ट पहुंचे कार्तिकेय सिंह चौहान और वहां पे कोर्ट ने उनको व्यक्तिगत तौर पे पेश होने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने हाईकोर्ट में ही जाके कहा कि व्यक्तिगत तौर पे वो पेश नहीं हो पाए, इसकी रियायत उन्हें दी जाए और इस केस को ही खत्म कर दिया जाए। अब 2018 से अब तक यानी करीब 8 साल ये हो चुके हैं, ये मामला चल ही रहा था और उस बीच कल उनके वकील जो है वो वहां पहुंचते हैं कोर्ट में और एक लिखित खेद पत्र जो है वो प्रस्तुत करते हैं। देखिए आज इस पर अब सुनवाई होनी है तो आज ये मान सकते हैं कि इस पर कोई बड़ा फैसला आ सकता है क्योंकि अब कार्तिकेय सिंह चौहान जो शिकायत करता थे कोर्ट ने उनका पक्ष भी मांगा है कि ये खेद के बाद वो क्या चाहते हैं और उनका पक्ष क्या है। उनका पक्ष जैसे ही उनके वकील कोर्ट में रखेंगे हम उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ ना कुछ अदालत की तरफ से जो है इस पर फैसला आएगा। लेकिन देखिए राजनीति में राहुल गांधी को ये समझना होगा कि ऐसा एक या दो बार नहीं हो रहा है, ऐसा कई बार हो रहा है, देश में कई मामलों के अंदर हो रहा है और वो बोल के निकल जाते हैं और बाद में फिर उनको खेद प्रकट करना पड़ता है या माफी मांगनी पड़ती है। इस लिहाज से कुछ अगर देखें तो राहुल गांधी को भी सोचना होगा, कांग्रेस पार्टी को भी सोचना होगा कि अगर ये बार बार होगा तो जनता के मन में भी कई सवाल उनको लेकर होंगे कि कैसे विश्वास करें इनकी बातों। बिल्कुल आदित्य, यहाँ पर सवाल यही उठता है कि आप एलओपी हैं और इस तरह के आप अनर्गल टिप्पणियां करते हैं और इस तरह की अगर बयानबाजी करते हैं तो जनता में आप विश्वास बनाने का काम नहीं करते हैं बल्कि आप विश्वास खोने का काम करते हैं। देखिए बिल्कुल, हालांकि जब ये बयान दिया गया था जब लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं थे वो, ये हमें समझना होगा, लेकिन आज की तारीख में भी जब वो लीडर ऑफ अपोजिशन है तब भी वो इस तरह के बयान लगातार दे रहे हैं और लगातार चाहे वो पार्लियामेंट में तमाम मुद्दों को उठाने का समय हो, व्यवस्थाओं के खिलाफ साथ अगर चलना है तो आपको अपनी बात रखने के लिए समय व्यवस्थाएं मिलती हैं और उन मुद्दों पर तथ्यों के साथ अगर आप रखेंगे तो आपकी बात को सुना जाएगा, समझा जाएगा। लेकिन अगर इस तरीके की चीजें आपकी चलती रहेंगी, चुनावी रैलियों में आप अनर्गल बयान देते रहेंगे, झूठे आरोप आप लगाते रहेंगे, संसद के अंदर अगर आप झूठी बातें या कुछ ऐसी बातें जो समय पर रखनी चाहिए वहां नहीं रख पा रहे हैं, तो जनता का विश्वास लीडर ऑफ अपोजिशन की अगर बात की जाए या कांग्रेस पार्टी की बात की जाए, इन पर कहीं ना कहीं कम होता दिखाई भी दे रहा है। और इसलिए अब कांग्रेस राहुल गांधी को कहीं ना कहीं इस पर मंथन भी करना होगा, सोचना होगा कि आखिर इस तरह की स्ट्रेटेजी से कहीं ना कहीं बाहर निकलकर कुछ ऐसे मुद्दे, कुछ ऐसे तथ्यों के साथ आरोप लगाए जाएं जिससे जनता कांग्रेस और उन पर जो है भरोसा भी कर सके। लेकिन फिलहाल ऐसे आरोपों से कि खेद प्रकट कर देना, माफी मांग देना, इससे कहीं ना कहीं छवि राहुल गांधी की ज्यादा धूमिल हो रही है। चलिए देखना होगा आदित्य कि इस पूरे मामले का पटाक्षेप किस तरह से होता है। हालांकि फिलहाल तो राहुल गांधी यू टर्न लेते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और अब रुक करते हैं हमारी अगली खबर का। देश भर में आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। याद कीजिए साल 1975 की वो 25-26 जून की दरमियानी रात जब देश में लागू हुआ था आपातकाल। यह आपातकाल हमारे लोकतंत्र और संवैधानिक ढांचे के लिए ऐसी चुनौती लेकर आया जिसे हमेशा भारतीय लोकतंत्र पर एक काले धब्बे के रूप में याद किया जाता है। तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने लोकतंत्र को अधिनायकवाद की तरह कब्जाने की पूरी तरह से कोशिश की थी। संविधान को हथियार बनाकर जनता के खिलाफ इस्तेमाल किया और संविधान बदलने की पूरी कवायद कर डाली। नागरिकों से उनके
मौलिक अधिकार तक छीन लिए गए और प्रेस की आजादी का कर दिया दमन। इस विषय पर विस्तार से करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से, लेकिन इससे पहले कुछ तथ्य आपके साथ इस वक्त साझा कर लेते हैं। तो आपको बता दें कि आपातकाल के 50 साल लोकतंत्र पर ये काले धब्बे के समान है। संविधान पर सीधा सीधा वार किया गया था। आज याद किया जा रहा है आपातकाल को। संविधान पर सीधा हमला था ये आपातकाल। आज हम उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने भारत के इतिहास के सबसे काले दौर में से एक यानी आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की मजबूती से रक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से बात रखी है। आपातकाल हमारे संविधान पर सीधा हमला था। इस दौरान नागरिक स्वतंत्रताएं छीन ली गईं, अभिव्यक्ति की आजादी पर रोक लगाई गई, राजनीतिक नेताओं, पत्रकारों और समाज सेवकों को गिरफ्तार कर लिया गया और उन संस्थाओं पर हमला किया गया जो हमारे लोकतंत्र की नींव थी। साथ ही इसने उन अनगिनत नागरिकों के असाधारण साहस को भी दिखाया जिन्होंने चुप रहने से इनकार कर दिया और हमारे संविधान में निहित आदर्शों को बनाए रखा। हम सभी के लिए हमारा संविधान 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं, अधिकारों और कर्तव्यों का प्रतीक है। हम संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए अपनी सामूहिक प्रतिबद्धता को दोहराते हैं। अपने संविधान की भावना से प्रेरित होकर हम एक ऐसा भारत बनाएंगे जो न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के प्रति हमेशा प्रतिबद्ध रहे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी बात रखी है। अपने मन की बात उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से साझा की है और बताया है कि किस तरह से आपातकाल लागू कर संविधान का गला घोटने का काम इंदिरा गांधी की तत्कालीन सरकार ने किया था। पीएम का इंस्टाग्राम पर भी पोस्ट है। राजनीतिक असहमति की हर आवाज को कुचला, विरोध करने को जेल में डाला गया, संविधान की खुलेआम अवहेलना की गई और संविधान न्यायपालिका को बनाया गया निशाना। सभी विपक्षी नेताओं को किया गया था गिरफ्तार, मीडिया पर अंकुश लगा दिया गया था, सत्ता के आगे न झुकने वालों को खामोश किया गया, लोकतंत्र की रक्षा के लिए हर वर्ग जुटा और मुझे भी आपातकाल विरोधी आंदोलन का हिस्सा बनने का मौका मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से इमरजेंसी का जिक्र किया है। संविधान पर जो सीधा हमला किया गया उसका जिक्र किया है। कांग्रेस को जनशक्ति के आगे मजबूर होना पड़ा। आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की रक्षा करने वालों को नमन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमन भी किया है उन लोगों को जिन्होंने उस आपातकाल की पीड़ा सही और संविधान की रक्षा की, झुके नहीं। भाजपा का भी यहाँ पर कांग्रेस पर सीधे तौर पर हमला नजर आ रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा गया कि कुर्सी बचाने के लिए इमरजेंसी, आरएसएस कार्यकर्ताओं के नाखून नोचे गए, संविधान के भक्षक रक्षक जो हैं वो ही भक्षक बन गए। बात ये ध्यान रखिए कि विपक्ष का विरोध, देश को तोड़ने की बात, ये सब बिल्कुल बेबुनियाद है। इमरजेंसी सिर्फ और सिर्फ लगाई गई इंदिरा गांधी की कुर्सी बचाने के लिए। इमरजेंसी के 50 साल पूरे हो गए। आज देश में लोकतंत्र बचाने की बात बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग संविधान दिखाते हैं। मानवता को शर्मसार करने वाली इतनी घटनाएं हुई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों के नाखून नोचे गए। ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। बेशरम लोग हैं। दी शेमलेस पीपल हु आर लीडिंग द कांग्रेस पार्टी शोकेस कॉन्स्टिट्यूशन कि संविधान के हम रक्षक हैं, संविधान के भक्षक थे और आज भी हैं कांग्रेस पार्टी का माइंडसेट। और ताजा अपडेट ले लेते हैं हमारे साथ शैलेंद्र मिश्र इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, भारतीय जनता पार्टी ने तीखा हमला बोला है। एक तरफ जहां हम देख रहे हैं कि देश भर में आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी भी एक बार फिर हमलावर है और साफ तौर पर कहा कि जो लोग संविधान के भक्षक बने थे आज वो संविधान के रक्षक बनने की बात करते हैं। देखिए, बीजेपी ने आज के दिन पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फिर ये बात कही है कि कांग्रेस पहले भी संविधान की भक्षक थी और अब भी उसके नेताओं का यही रवैया है जब वो लोकतांत्रिक संस्थाओं पर सवाल उठाते हैं। और आज का दिन संविधान हत्या दिवस के तौर पर क्यों मनाया जाता है, इस बात को रेखांकित बीजेपी नेताओं की तरफ से किया गया है कि आज की जो युवा पीढ़ी वो जाने
कि इंदिरा गांधी की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने उस वक्त क्या किया था जब मीडिया की आज़ादी छीन ली गई थी, जब तमाम नेताओं को जेल में डाल दिया गया था। और वो उस कांग्रेस के नेता आज लोकतांत्रिक संस्थाओं की बात करते हैं, तो उनका जो चरित्र है वो देश की जनता को, खासतौर पर युवा पीढ़ी को जानना चाहिए। और साथ ही साथ जो आपातकाल के दौरान जो यातनाएं सही लाखों लोगों ने, उनको याद करने का दिन है। जिन लोगों ने आपातकाल का विरोध किया था उनको याद करने का दिन है। तो इसलिए हमने देखा कि बीजेपी देश भर में अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है, न केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस, बल्कि हम देख रहे हैं कि रोहतक में, पटना में और देश भर में, उत्तर प्रदेश में और तमाम राज्यों में इसको लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और संविधान हत्या दिवस के दिन के तौर पर इस दिन को मनाया जा रहा है। और ये जनता को बताने की कोशिश है कि इंदिरा गांधी की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने उस वक्त क्या किया था और उनकी सोच अभी भी नहीं बदली है, उनके नेताओं की सोच अभी भी नहीं बदली है। शैलेंद्र, इसके साथ साथ आपातकाल जब लागू किया गया तो तमाम यातनाएं भी दी गई, किसी वर्ग को नहीं बख्शा गया। और ऐसी यातनाएं जो साल दर साल बीत गए, लेकिन वो यातनाएं आज भी यादों में धुंधली पड़ती हुई नजर नहीं आती है। वो गहरे घाव जो हैं वो आज भी ताज़ा नजर आते हैं। देखिए, आज का दिन ये याद दिलाता है कि अब कोई भी आगे आने वाली सरकार इस बात की जुर्रत नहीं कर सकती, इस बात की हिमाकत नहीं कर सकती कि वो लोकतंत्र को गला घोटने वाला इतना एक तरह से काम करे, जिसमें काले दिवस के तौर पर हम जानते हैं कि आपातकाल को जाना जाता है। जिस तरह जनता ने विरोध किया था, और हमने देखा था कि जेपी की अगुवाई में उस वक्त कितना विरोध हुआ था और जनता का साथ मिला था। और सरकार जब चुनाव के बाद, जब आपातकाल हटा और सरकार जब चुनी गई, तब इंदिरा गांधी को बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। तो ये वो दिन ये याद दिलाता है कि आपातकाल लगाने का काम जिस तरह से इंदिरा गांधी की सरकार ने किया था, किस तरह से जनता ने उस वक्त ये बताया था कि ये लोकतंत्र का जो काला अध्याय है उसका जवाब माकूल मिला था। और इसलिए अब कोई ऐसी सरकार भविष्य में नहीं होगी जो इस तरह की कोई काम करेगी, क्योंकि इसलिए भी एक ये दिन मनाना या फिर संविधान हत्या दिवस के तौर पर याद दिलाना जरूरी है। और बीजेपी इसीलिए दिन भर हम देख रहे हैं कि तमाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और अब बात भारत के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में जुड़े नए अध्याय की। एयर इंडिया ने वाराणसी से देश की पहली हब एंड स्पोक अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा इजी कनेक्ट की शुरुआत की है। पहली इजी कनेक्ट उड़ान वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से रवाना हुई, जिसके यात्री दिल्ली के रास्ते दुबई, कोलंबो, जेद्दा, रियाद, काठमांडू और फुकेत जैसे अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों के लिए रवाना हुए। आखिर हब एंड स्पोक मॉडल क्या है, यात्रियों को ये कैसे सुविधाएं पहुंचाएगा और इससे क्या लाभ होंगे, आइए विस्तार से जानते हैं। एविएशन सेक्टर में एक और नई उड़ान देखने को मिली है, एक नया अध्याय जुड़ता हुआ यहां पर नजर आया है। हब एंड स्पोक अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा की शुरुआत हुई है, केंद्रीय मंत्री ने इसकी शुरुआत की है। एयर इंडिया ने वाराणसी से इसकी शुरुआत की है। तो उड़ान नई है, सुविधाएं बहुत सारी हैं, सुविधाएं दोगुना हो गई हैं। हब एंड स्पोक अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा की शुरुआत हो चुकी है। एयर इंडिया ने वाराणसी से इसकी शुरुआत की और देश की पहली हब एंड स्पोक फ्लाइट सर्विस है ये। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने इसका उद्घाटन किया है। और दिल्ली के रास्ते ये जो फ्लाइट है वो अंतर्राष्ट्रीय रूट को साझा करती है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय रूट की उड़ान भरती है। दुबई, कोलंबो, जेद्दा, रियाद, काठमांडू, फुकेत, ऐसी तमाम जगह जहां पर यात्री इस पहली फ्लाइट के माध्यम से रवाना हुए हैं। अब पहला हब एंड स्पोक मॉडल जो ये है, इसकी खासियत भी आपको बताते हैं और ये बताते हैं कि आखिर इससे किस तरह से यात्रियों को लाभ मिलने वाला है, यात्रियों के लिए किस तरह से फायदेमंद साबित होगा। वाराणसी से ये पहुंचेंगे दिल्ली, वाराणसी से ही हो जाएगा चेक इन, बैगेज पर यहीं लगेगा फाइनल डेस्टिनेशन टैग, यानी कि आपको बार बार टैग जो है वो नहीं लगवाना पड़ेगा। एक ही बार डेस्टिनेशन टैग अगर लग गया तो फिर आपको बार बार खानापूर्ति कागज की नहीं करनी होगी। और इसके अलावा बैगेज पर जो फाइनल डेस्टिनेशन टैग लगेगा तो फिर यानी आप तय कर लीजिए कि वाराणसी से अगर आपने उड़ान भरी है तो फिर आपको जहां तक गंतव्य तक जाना है आप आसानी से पहुंच जाएंगे। ताज़ा अपडेट ले लेते हैं हमारे साथ इस पूरी खबर पर हमारे सहयोगी संवाददाता तापस भट्टाचार्य जुड़ गए हैं। तापस, हम देख रहे हैं कि उड़ान सेक्टर की अगर हम बात कर रहे हैं तो एक और नया अध्याय, एक और चैप्टर लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर यात्रियों की सुविधा के साथ साथ हम पर्यटन की बात करें, इकोनॉमी की बात करें, रोजगार की बात करें तो किस तरह से तमाम सारे अवसर ये अंतर्राष्ट्रीय उड़ान लेकर के आई है?
इसमें कोई दो राय नहीं कि सिर्फ ये बनारस का नहीं, ये पूरे आसपास के जो पूरा इलाका है, वेस्ट यूपी की बात करें या फिर ईस्ट यूपी की बात करें और उसके जो आसपास का है, इसको जो कल्चरल इकोनॉमी है उसको बहुत बड़ा इससे जोर मिलने वाला है। आप समझिए कि अब जो हमने बात भी की मिनिस्टर से, राम मोहन नायडू जो है, उन्होंने बताया कि अगले 6 महीने में बनारस में अलग नया टर्मिनल भी बनने जा रहा है। कोशिश की पहले कहा जा रहा था कि 1 साल लगेगा, लेकिन उन्होंने कहा 6 महीने में नया टर्मिनल एक और बनेगा और उसका वो फैलाव होगा, तो बनारस जो है पूरा आसपास के इलाके का पूरा हब बन जाएगा। अब लोग जी। जो आना जाना करेंगे बिजनेस के लिए कहिए, या फिर एक जगह से दूसरी जगह गंतव्य जाने के लिए, तो उनको करना क्या होता था, वो या तो वो दिल्ली बनारस से मुंबई जाते थे, बनारस से दिल्ली जाते थे, तो वो उनको सहूलियत हुई। उससे क्या होगा कि एक तो जो एयरपोर्ट के जरिए आसपास के जो जगह है वहां पे लोगों को एक रोजगार मिलेगा, लेकिन उसके साथ साथ जो बनारस है वो कल्चरल कैपिटल भारत का तो था ही, लेकिन वो विश्व का कल्चरल कैपिटल भी बन सकता है। विश्व से लोग आना चाहते हैं बनारस में, उसको आने में और यहाँ से लोगों को जाने में जो सुविधा मिलेगी, जो सहूलियत मिलेगी, वो इससे होगा। दूसरी चीज है कि जैसे पूरे विश्व के साथ बनारस और उसके आसपास के जगह कनेक्ट करेंगे, तो बिजनेस बढ़ेगा, ट्रेड जी, निश्चित तौर पर बिजनेस बढ़ेगा, पर्यावरण माफ कीजिएगा, पर्यटन बढ़ेगा और तमाम सारे यात्रियों को जो सुविधा की बात केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा की जाती है, तो वो तमाम सारी सुगमता और सुविधा भी मिलती हुई नजर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया तापस तमाम जानकारी के लिए और इसके साथ ही न्यूज़ पंच में भी फिलहाल इतना ही। मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।